एक और प्रमुख समस्या है आशुतोष जी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की कमी। जी असम राइफल्स में कहीं कहीं पे मतलब जहाँ भी हम फैमिली रख सकते हैं जी वहाँ पे सेंट्रल स्कूल नहीं है। वहाँ पे असम राइफल का अपना अलग से ARPS है, असम राइफल पब्लिक स्कूल। जी उसकी पढ़ाई अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर वहाँ से अगर आप पोस्टिंग जा रहे हैं किसी दूसरी जगह या अपने घर पे आ रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी सेंट्रल स्कूल में आपको एडमिशन के लिए दिक्कत होती है। जी। तो अगर सेंट्रल स्कूल हो, जो भी हमारे मतलब जैसे ARTC है या कुछ ऐसी बटालियंस है जो कि अच्छी जगह पे है जहाँ पे कुछ हद तक जवान फैमिलीज रख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या ARPS का मतलब होता है असम राइफल पब्लिक स्कूल, यानी वो आर्मी पब्लिक स्कूल ही है, उसको असम राइफल के हिसाब से जी। नाम चेंज किया हुआ है AR पब्लिक स्कूल, असम राइफल पब्लिक स्कूल। तो उसमें आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप जब वहाँ से आते हैं अपने लोकल एरिया में तो एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो सेंट्रल स्कूल होना चाहिए या फिर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मतलब ARPS के बच्चों को भी सेंट्रल स्कूल में या दूसरा जो मिलिट्री कैंट में आर्मी स्कूल है वहाँ पे मतलब ठीक उसी मतलब जैसे कि आधे में मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, जुलाई में मेरा बच्चा जुलाई में छोड़ रहा है तो अगस्त में जाके कहीं भी एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़, काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद सैनिक स्कूल में हमें रिजर्वेशन मिला असम राइफल और इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स को। तो रिजर्वेशन किस टाइप का है, कहने के लिए है कि हमें 25%, 25% कोटा मिला है, बट वो कोटा किस प्रकार से है, डिफेंस पर्सनल के लिए 25% का कोटा है सैनिक स्कूल में। तो अगर मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के मतलब जो भी मतलब सर्विंग पर्सन है या रिटायर्ड सोल्जर है, एक सर्विसमैन, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। उसके बाद अगर खाली रह जाता है सीट तब हम 25% के अंडर आएंगे, अदरवाइज अगर वो खाली नहीं रहा तो फिर हम नहीं आएंगे, फिर हम सिविलियन के तौर पे कंसीडर होंगे। तो किस लिए रिजर्वेशन दिया है, इससे अच्छा तो नहीं देना था, हमें सिविलियन बना के ही रखना था। मतलब आपने एक तरफ से तो रिजर्वेशन इधर से तो दे दिया और दूसरी तरफ से आपने छीन लिया, कोई फायदा है नहीं देना था। अभी आपने आर्मी स्कूल का नाम लिया, आर्मी स्कूल में भी हमारा बच्चा जाएगा, एडमिशन होगा, फी हमें जितना सिविलियन को फी देना पड़ता है उतना हमें भी देना पड़ता है, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। वो इसलिए है कि हम आर्मी के अंडर तो काम कर रहे हैं, बट लिस्ट में तो आपने उधर एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा होम मिनिस्ट्री में कर रखा है। जी बिल्कुल। तो जब तक ड्यूल कमांड खत्म नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मतलब मैं पहले भी बोला हूं ना कि सारी समस्याओं की जड़ ड्यूल कमांड है। ड्यूल कमांड हटाओ, सारी समस्या MOD में लाओ, सारा समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे वो प्रमोशन का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो खत्म हो जाएगा। उससे भी बड़ी समस्या है, आर्मी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी संस्था है, उसको बोलते हैं AEWS, आर्मी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। इसके तहत हम बहुत कम फीस में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्सेज है, आपके लॉ कॉलेज हैं, मैनेजमेंट का कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, पॉलिटेक्निक का कॉलेज है, मतलब जो भी वेरियस टाइप का प्रोफेशनल कोर्सेज है। तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम फी में, बहुत कम कंपटीशन में वहां से कोर्सेज हो जाएगा। उसमें हमारे लिए फैसिलिटीज नहीं है, तो ये होना चाहिए, कम से कम AEWS की फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए। इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने कहीं किसी मीडिया चैनल में भी या कहीं नहीं सुना कि किसी ने बोला हो कि AEWS की फैसिलिटी हमें मिले। सबसे ज्यादा जरूरी है ये। अगर हम आज, चलिए मैं जो भी हूं, मेरा बच्चा या किसी भी मतलब असम राइफल सोल्जर का बच्चा, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, अगर उसका खर्च बच जाता है और कम खर्च में प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। और हमारा बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज करके बहुत जल्दी मतलब वेल सेटल्ड हो जाएगा, काफी मतलब अर्निंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी कंडीशन तो कमजोर है। हम बहुत ही कमजोर मतलब आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो सेना में जाते हैं, किसी भी फौज में जाते हैं। ऊपर से एजुकेशन में आजकल एक मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि हमें KSB की ओर से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से हमें एजुकेशनल अलाउंसेज भी एक्स सर्विसमैन के तौर पे नहीं मिलता है। कुछ एक अलाउंसेज मिल रहा था हमें अपने असम राइफल की ओर से, वो भी अब बंद कर दिया गया है। उनका कहना ये है कि आपकी लंबी नौकरी है तो मैक्सिमम लोगों के बच्चे मतलब वेल सेटल्ड हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग जो मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट आते हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, किसी का तो 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, किसी का तो बच्चा ही पेंशन आने के बाद मतलब दुनिया में आता है। मेरा ही बच्चा है, क्लास 6 में पढ़ रहा है, अभी उसको क्लास 12 करने में 6 साल लगेगा, ग्रेजुएशन में मिनिमम 4 साल लगेगा, 10 साल हो गया, 2-3 साल तो कंपटीशन की तैयारी करेगा कम से कम, यानी 12-13-15 साल लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमारा बच्चा तो वेल सेटल्ड है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी सही नहीं है। ऊपर से कोई अलाउंसेस नहीं मिल रहा। तो ये एजुकेशन का भी समस्या है, और ये एजुकेशन की फैसिलिटीज न मिलना इससे मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, पहचान का संकट, पहचान के संकट के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों के लिए कोई खास वो मतलब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं है या कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन दे दिया, वो एक लॉलीपॉप ही समझता हूँ मैं, वो नाम का है, झूठ मूठ का है वो। तो ये चीज़ है सर। और बाकी आपने ये देखा होगा जो भी मतलब आर्मी की रेजिमेंट्स है, CAPF भी है,
जहाँ जवान शहीद होते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल ड्यूटीज में लोग शहीद होते हैं जी। तो उनके बच्चों के लिए उनके रेजिमेंटल सेंटर्स में एक वार बॉयज हॉस्टल चलता है। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई होती है, जो बच्चे लायक है वहाँ से ऑफिसर भी बनते हैं, सिविलियन जॉब्स में भी जाते हैं, तैयारी करके उनको इस लायक बनाया जाता है। और कुछ नहीं तो कम से कम रेजिमेंटल सेंटर में डिपेंडेंट्स की भर्ती होती है, उस डिपेंडेंट रैली के लायक अपना पढ़ाई लिखाई करके वो जो बच्चे कैपेबल है वो भर्ती हो जाते हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, भर्ती भी हो जाते हैं एक फौजी के तौर पे। बट हमारे असम राइफल में वार बॉयज हॉस्टल का कोई फैसिलिटीज नहीं है। वार बॉयज के लिए मतलब जो बच्चे मतलब जो भी शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए कोई अलग से मतलब सहूलियत नहीं है, ना ही उनको ऐसा कोई सिस्टम है कि वो उनको जॉब मिली जाए। एक सिविलियन जॉब में अगर कोई एक आदमी जॉब करते हुए घर में भी मर जाता है तो उसके बच्चे को पक्की गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन अगर कोई शहीद हो रहा है फौज के लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए, तो कोई श्योर नहीं है कि उसके बच्चे को जॉब मिले। हाँ, आजकल मतलब भर्ती होता है, मतलब उनके बच्चों के लिए भर्ती होता है, लेकिन वो मेडिकली फिट है, सब कुछ फिट है, तब जाके वो भर्ती हो पाता है। अगर कहीं से उसके अंदर कोई कमी है तो भर्ती नहीं हो पाएगा। जबकि सिविलियन जॉब में क्या होता है, आप अंधे हैं, लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जो भी है, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिल जाता है। कम से कम 4th ग्रेड का तो जॉब मिल ही जाता है, नहीं तो ग्रुप सी का जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, LDC है, उसका तो जॉब आपको मिल ही जाता है। बट फौज वालों के लिए, मतलब फौज नहीं, फौज वाले मतलब असम राइफल वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में कोई अगर शहीद होता है तो स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर देती है कि हम आपको ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे। हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें मतलब किसी तरह तो नहीं दे रही है, नाम दे ही नहीं रही है, पहचान दे ही नहीं रही है। तो जब हमारा पहचान ही नहीं है तो ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए घोषणा करेगी कैसे करेगी? दिक्कत है स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और होम मिनिस्ट्री ने हमारे बारे में बताया ही नहीं। ये भी कोई फौज है? जी बिल्कुल, ये समस्या है। और जैसा कि मैंने अभी वार बॉयज हॉस्टल के बारे में बताया, तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है डिपेंडेंट भर्ती, डिपेंडेंट रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा आर्मी में रिलेशन भर्ती होता है जी, हमारे में भी होता था, बिल्कुल। किसी ने बंद कर दिया, किसी ने क्यों किया, कैसे किया, इसके मतलब तह तक नहीं जाऊंगा, बस अभी नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा सहारा था कि जिनके बच्चे बहुत कोई मतलब सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर पाए, हायर एजुकेशन नहीं ले पाए, मुश्किल से हाई स्कूल या इंटर पास कर पाए हैं, मतलब +2 कर पाए हैं, और फिजिकली वो फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, वो डिपेंडेंट मतलब रैली होता था, उसमें जाकर के वो भर्ती हो जाते थे, एक कम से कम जॉब मिल जाता था, और वो भी प्राउड फील करते थे। और उनके अंदर एक अच्छा मतलब जो एक सिविलियन का बच्चा जो मतलब सोल्जर बन रहा है उसमें, और एक फौजी का बच्चा जो सोल्जर बन रहा है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि आधा फौजी तो पहले से होता है, आधा सोल्जरिंग तो पहले ही कर चुका होता है, और वो मतलब एक मोटिवेटेड होता है, उसका मोटिवेशन लेवल, और एक सिविलियन फैमिली का जो बच्चा आता है उसका मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है। और एक मतलब अगर किसी फौजी के बच्चे को भर्ती किया जाता है तो लोग फौज में भर्ती होने के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी, अगर हमने इतना सेवा किया है, अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, तो हमारे बच्चों को कुछ सहूलियत मिल रही है। यानी कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट रैली नहीं होता है, तो होना चाहिए, बिल्कुल पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को, और हमारे असम राइफल के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो हमें कमांड कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स अगर मैं बोलने के लिए बैठ जाऊं तो लगातार मतलब 24 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स अलग बात है, प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमारे जवानों को अपना काम जो है, जो देश की रक्षा का काम है, वो करना है, हमने अपना ड्यूटी निभाना है। बाकी जो सर्विंग सोल्जर है अपना ड्यूटी निभाएं, देश के लिए जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। बाकी मेरे जैसे जो एक्स सर्विसमैन है वो उन बातों को रखेंगे जी, बिल्कुल, और रखते रहेंगे जी। सर, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे असम राइफल्स के जवान हो या हमारे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहें? हाँ सर, बिल्कुल। आशुतोष जी, ऐसा है कि आपका जो चैनल है या किसी भी चैनल पर जब मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जी। मैं अपना टाइम निकाल करके, अपना काम छोड़ करके इंटरव्यू देता हूं। पहली बात, एक तो मैं असम राइफल का जवान हूं, नौकरी भी मैंने बहुत थोड़ा सा किया है, मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली का नहीं हूं, साधारण छोटे से किसान परिवार का हूं, और कोई इतना ज्यादा पेंशन भी नहीं मिलता है, मुझे दूसरा काम भी करना पड़ता है। मैं अपना काम छोड़ करके इंटरव्यू देता हूं कि हमारे जवानों का भला हो, एक्स सर्विसमैन का भला हो। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, सबका भला होगा तो मेरा भला, तो मेरा भला तो हाँ, मेरा आपने फेस किया है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि सबका भला होगा, सारे का भला होगा तो बाकी सर्विंग पर्सन का भला होगा, एक सर्विसमैन का भला होगा, तो मेरा भला तो अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ का कहना है कि यूट्यूब चैनल पे बोलने से क्या होगा, और कुछ होगा तो कोर्ट केस से होगा या गवर्नमेंट करेगी। तो मैं ऐसा बता दूं कि
यूट्यूब चैनल पे जो है सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, नेशनल मीडिया जो है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो तो हमारी बात करेंगे ही नहीं, वो तो हमें सुनेंगे ही नहीं, और उनसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया में ताकत है, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बात सिविलियन तक जा रही है, जर्नलिस्ट तक जा रही है, आम जनमानस तक जा रही है। हमारी वीडियोस को कुछ लॉयर्स भी देख रहे होंगे, जुडिशियरी से जुड़े हुए जो मतलब जज लोग हैं वो देख रहे होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स जो चाहे हम अपोजिशन के हैं चाहे पावर में है वो भी देख रहे हैं। तो इससे एक फर्क पड़ता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, और ये हमें कहीं ना कहीं कोर्ट केस में या आने वाले पे कमिशन में भी फायदा दिला सकता है। बिल्कुल, उससे असर पड़ेगा। सच्चाई क्या है, हाँ, सच्चाई क्या है पता चलेगा, ग्राउंड नॉलेज पता चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सच्चाई बताती नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने सच्चाई बताया होता तो 1835 से लेकर अभी तक हमारा ये हाल नहीं होता, और लोगों ने मजाक मजाक बना दिया है। हमारा एब्रीवेशन है AR का मतलब पता है आपको लोग क्या कहते हैं? एक दिन मैंने आपको बताया था, मजाक मजाक में बताया था, बट वो रियलिटी है। ऐसे रहो, यानी कि 1835 में जैसे थे हम आज भी ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे रहो, हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई बोलता है आराम राइफल, अरे भाई हम जितनी डिफिकल्टीज झेल रहे हैं आके देखो ना, हमारा काम करके देखो, एक दिन देखो। कुछ हमारे CAPF के भाई लोग बोलते हैं कि CAPF से मैं तुलना करता हूं। देखिए CAPF का काम अलग है, असम राइफल का काम अलग है। CAPF भी बहादुर फौज है, वो अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा और उनका थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, उनके साथ भी गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, हमारे साथ भी कर रही है। तो जितना ज्यादा यूट्यूब चैनल होगा, मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 1000 यूट्यूब चैनल हो जिसपे असम राइफल की ही बात हो। जितना ज्यादा बात होगा, हमारी बात जो असम राइफल की जो दबी हुई आवाज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना हमें बेनिफिट मिलेगा, और जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सर मेरा यही कहना है, उम्मीद है कि दर्शक भी समझ रहे होंगे इस बात को। आवाज उठाने का 2 मकसद है, एक तो पूरे पब्लिक को जगाना, सरकार को जगाना, दूसरा अपने भाइयों में अवेयरनेस फैलाना। बिल्कुल सर, तो यही है सर। मैं भी चाहूंगा कि सर असम राइफल के जो भी जवान भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोटिवेट करें, ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ अपने हक के लिए, आपके हक के लिए उठा सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, दर्शकों को भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।